दोस्तों भारत के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स के बाद अब बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा भी राफेल एयरक्राफ्टों के मरीन वेरिएंट मतलब राफेल एम एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत भी माना जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट ही सबसे पहला पसंद है और अगर सब कुछ सही ढंग से चलता है तो शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल और 114 राफेल एयरक्राफ्टों को ही परचेस किया जाए। पर दोस्तों जिस तरीके से डसॉल्ट एविएशन की तरफ से 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इरादा रखा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करके राफेल एयरक्राफ्टों को फ्रांस के बेड़े से रिप्लेस किया जाएगा, उसके साथ ही सवाल बनता है कि अगर फ्रांस अपने बेड़े के ही राफेल एयरक्राफ्टों को रिटायर कर देगा तो भारत के बेड़े के ये जो बहुत बड़े संख्या के राफेल एयरक्राफ्ट इसका होगा क्या राफेल एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के बाद भारत को स्पेयर पार्ट्स का मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि अगर फ्रांस अपने बेड़े के राफेल एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है तो भारत ही क्यों राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस कर रहा है। अब दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब देते हुए बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया है कि चाहे राफेल एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया जाए या ना किया जाए, लेकिन भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भारत को साल 2070 तक तो चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो जाए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा भारत को साल 2070 तक राफेल एयरक्राफ्टों के सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा और हर तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा। अब दोस्तों फ्रांस 6th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन साल 2035 से साल 2040 के दरमियान किसी समय शुरू हो सकता है। और दोस्तों ये प्रोडक्शन अगर इस दरमियान शुरू होता है तो कम से कम साल 2042 तक ही इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। और अगर भारत भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है या बाद में इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस से परचेस करता है तो कम से कम भारत को साल 2045 से 48 तक तो इंतजार अवश्य करना पड़ेगा। ऐसे में जिन लोगों के मन में यह सवाल है कि फ्रांस 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है और भारत फ्रांस से पुराने राफेल एयरक्राफ्ट मतलब 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को ही क्यों खरीद रहा है, तो दोस्तों उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत अगर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तहत भी आगे बढ़ता है तो भारत को कम से कम 2 दशक का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों 2 दशक के बाद ही फ्रांस अपने बेड़े से राफेल एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा। और 2 दशक तक इंतजार करने का मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो 30 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट है उसका संख्या भी घट के 10 से 12 स्क्वाड्रन तक ही रह जाएगा। मतलब इमीडिएट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट का जरूरत था जो कि अभी अवेलेबल हो, ना कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि फ्यूचर में अवेलेबल होने जा रहा है। और इसी कारण 6th जनरेशन के या 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तहत आगे नहीं बढ़ा गया बल्कि भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए चुना गया। हालांकि दोस्तों फ्रांस जहां पे 6th जनरेशन के FCAS प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राफेल एयरक्राफ्टों के भी 2 अपग्रेडेशन को लेकर फ्रांस की तरफ से काम किया जा रहा है, जिनमें एक तो राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है जबकि दूसरा F4.1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है। दोस्तों F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिसका ऑफर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत फ्रांस के द्वारा भारत को किया गया है, जबकि F4.1 असल में एक ऐसा एनहांस वेरिएंट है जिसमें कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और नया सैटेलाइट के साथ साथ इंटरफ्लाइट लिंक को भी जोड़ा जाएगा। कम्युनिकेशन सर्विस के साथ साथ इसके सॉफ्टवेयर रेडियो को भी बदला जाएगा, जिससे कि राफेल एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी और नेट सेंट्रिक कॉम्बैट जो है वो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ये बात इंडिकेट करता है कि फ्रांस इतना जल्दी तो राफेल एयरक्राफ्टों से अपना पीछा नहीं छुड़ाएगा, बल्कि माना जा रहा है कि FCAS एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन ना शुरू होने तक डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन चलता रहेगा। मतलब कम से कम और 10 साल तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन होगा और उसके बाद ही इसका प्रोडक्शन जहां पे बंद होगा तो वहीं पे फ्रांस के बेड़े से इन एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट 2 दशक के बाद ही शुरू होगा और कम से कम साल 2053 तक तो फ्रांस के बेड़े से संपूर्ण रूप से राफेल एयरक्राफ्टों को रिटायर करना भी संभव नहीं होगा। अब ऐसे में भारत निश्चित तरीके से इन एयरक्राफ्टों को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि साल 2070 तक एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी में इशू नहीं होगा तो भारत को इस बात पे इसीलिए भी भरोसा करना चाहिए क्योंकि अगर मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को देखा जाए जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साल 2035 तक इसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन तो साल 2007 में ही बंद कर दिया गया था। और साल 2007 से लेकर अगर साल 2035 तक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो सकता है तो डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल साल 2070 तक तो अवश्य हो सकेगा। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अगर F4 वेरिएंट को ही देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट था वो साल 2021 में अंजाम दिया गया था और आशा किया जा रहा है कि साल 2024 तक ये एयरक्राफ्ट फ्रांस के बेड़े में और अन्य देशों के बेड़े में जुड़ना शुरू होगा। जबकि F4.1 एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि ये साल 2030 तक ही तैयार हो सकेगा। मतलब इतना जल्दी तो प्रोडक्शन बंद करने का भी संभावनाएं नहीं है। हालांकि दोस्तों कुछ मीडिया हाउस में तो राफेल एयरक्राफ्टों के चाहत
चाहत और राफेल एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को देखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा F5 स्टैंडर्ड के राफेल एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अगर F5 जैसे स्टैंडर्ड का भी चर्चा हो रहा है तो शायद FCAS प्रोजेक्ट के द्वारा संपूर्ण रूप से राफेल एयरक्राफ्टों को रिप्लेस ना किया जाए, बल्कि राफेल एयरक्राफ्टों के कुछ अर्लियर वर्जनों को ही केवल मात्र रिप्लेस किया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट असल में काफी कॉस्टली और काफी महंगा उड़ान भरता है, जिस कारण संपूर्ण रूप से बेड़े से 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को रिटायर करना भी अक्लमंदी का बात नहीं होगा। और शायद इसी कारण फ्रांस राफेल एयरक्राफ्टों के कुछ अपग्रेडेड वर्जन को भी बना रहा है ताकि आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों के सहारे फ्रांस अपने बेड़े के फ्लाइट कॉस्ट को कम कर सके, जबकि FCAS के द्वारा बेड़े के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को मजबूत रख सके। अब दोस्तों भारत ही फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस कर रहा है ऐसा भी बात नहीं है। भारत के अलावा फ्रांस से इन एयरक्राफ्टों को क्रोएशिया, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात ने खरीदा है। इवन इनमें से कुछ देश तो भारत के बाद भी एयरक्राफ्टों को परचेस किया है और भारत से भी अधिक मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को परचेस किया है। और दोस्तों उन देशों को भी पता है कि FCAS जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है और ये राफेल एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसमें से कुछ देश तो ऐसे भी है जो काफी अमीर देश है, जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर। पर फिर भी अगर इनके द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है तो एक बात तो साफ है कि ये देश बेवकूफ नहीं है और ऐसे किसी एयरक्राफ्टों को परचेस नहीं करेगा जो कुछ ही सालों के अंदर फेज आउट हो जाए और उसके मेंटेनेंस के लिए उन्हें मुशक्कत करना पड़े। अब दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से साल 2070 तक इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से पिछले साल किया गया एक वादा को अभी तक निभाया नहीं गया। दोस्तों मैं यहाँ पे राफेल एयरक्राफ्टों में भारतीय हथियारों को लगाने का बात कर रहा हूँ और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ही स्टेट ओन भारत डायनामिक लिमिटेड और फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन के बीच में एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके अंतर्गत फ्रेंच एयरक्राफ्ट राफेल में इंडिया मेड हथियारों को लगाया जाना है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस MOU के अंतर्गत काम काफी कम हुआ है या ना के बराबर हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा बनाया हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र को राफेल एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल किया जाएगा और इसमें फिलहाल कोई भी काम नहीं हुआ है। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को एक इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन भी करना है और इसके लिए भी फ्रांस की तरफ से हामी भरा गया है और बताया जा रहा है कि भारत के हथियारों को इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के बाद ही लगाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे हथियारों को लगाने के लिए राफेल एयरक्राफ्टों के जो सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड है उसका आवश्यकता पड़ेगा और बिना सोर्स कोड के इंडियन मिसाइल राफेल में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों के जो प्रमुख एयर टू एयर मिसाइल है वो मीटियोर और माइका जैसे मिसाइल है और माइका के जो मीडियम रेंज का मिसाइल है उसके जगह में अब माइका NG मिसाइलों को लगाया जाएगा जो इससे अधिक रेंज का होगा और शायद साल 2026 में राफेल में ये मिसाइल भी लग जाए। दूसरी तरफ भारत के अन्य कुछ एयरक्राफ्टों में भी मीटियोर जैसे मिसाइलों को लगाया जाना है, जिनमें से मिराज 2000, तेजस मार्क 1A और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। पर रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया गया है और शायद अब इन एयरक्राफ्टों में मीटियोर मिसाइल ना लगे। हालांकि तेजस एयरक्राफ्टों में मिसाइल लगने का संभावनाएं हैं और इसमें जो फिलहाल मुश्किलें आ रहा है वो है इजरायली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार। पर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में भारतीय स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लगने के बाद इसमें मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लग सकेगा और तेजस मार्क 2 में भी ऐसे स्वदेशी रडार होगा और इसका मतलब यह है कि तेजस मार्क 2 में भी मीटियोर जैसे मिसाइल लग सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत अपने अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइलों का भी डेवलपमेंट कर रहा है जो मीटियोर के भविष्य में आवश्यकताओं को कम कर देगा और शायद इसी कारण की वजह से फ्रांस भी थोड़ा बहुत स्वदेशी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए हिचकिचा रहा हो।